हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। इस पाठशाला में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th के लिए। क्लास 12th की हमारी कोर की दो बुक हैं, एक है आरोह भाग 2 और दूसरी है वितान भाग 2। तो आज हम कर रहे हैं हिंदी की पूरक पुस्तिका जो हमारी है क्लास 12th की वितान भाग 2, इसका तृतीय अध्याय जो हम पढ़ चुके हैं। हमने इसका वन शॉट कंप्लीट कर लिया है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कर लिए हैं। आज हम लेकर आए हैं इसका एमसीक्यूज यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। ध्यान रखिए कि हमारी जो वितान बुक है उससे हमारे बोर्ड एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वितान बुक में मात्र 3 चैप्टर हैं। ये बात है कि तीनों ही चैप्टर बहुत लेंदी हैं और इनमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो एमसीक्यूज हम आपको सिर्फ एक आइडिया दे सकते हैं कि किस तरीके से पूछे जाएंगे, लेकिन अगर आप एमसीक्यू में परफेक्ट होना चाहते हो कि हमारा एक मार्क भी नहीं छूटे, तो उसके लिए आप लाइन बाय लाइन पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़िए। बहुत ज़रूरी है। वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, एक एक लाइन से आपके 2-2, 3-3 क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो अगर आप एक बार पूरी अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। वैसे चैप्टर मैंने आपको समझा दिया, क्वेश्चन समझा दिए, एमसीक्यूज भी करा दूंगी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराऊंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इतना पढ़ लिया हो गया। कोई भी, हम कह रहे हैं सिर्फ हिंदी ही नहीं, कोई भी सब्जेक्ट हो, जब तक आप उसके एनसीईआरटी बुक को एक बार पढ़ते नहीं हो तब तक आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो पहला, आप जब भी ये चैप्टर पढ़ना शुरू करें या अभी तक नहीं पढ़ा है या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले आप जो है बुक लीजिएगा, बुक पूरी आप पढ़िएगा। एक बार पढ़ने में नहीं समझ में आता है, हम मानते हैं कि इतना बड़ा चैप्टर हम एक बार पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो उसी के लिए मैंने आपको जो है वो वन शॉट दिया हुआ है। फिर आप वन शॉट देखोगे तो पूरा का पूरा चैप्टर आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगा चैप्टर। एमसीक्यूज किया, फिर से हमने बहुत मेन पॉइंट्स पढ़ लिए, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक तरीके से हम एक ही चैप्टर को कई बार पढ़ रहे हैं, जिससे वो चैप्टर पूरी तरीके से हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। तो फिर उसके बाद कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके लिए बनाना या उसके बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देना कहीं मुश्किल नहीं आएगा। शुरू करें। तो आज हमारा जो एमसीक्यू है उसका पहला प्रश्न है, अतीत में दबे पाँव के लेखक कौन है? देखिए, हमारी जो आरोह बुक है उसमें जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं, स्टार्टिंग में हमारे पास जो है लेखक दिए रहते हैं, लेकिन ये बुक ऐसी है जिसमें हमारे पास लेखक का सिर्फ नाम दिया गया है। इनका लेखक परिचय बुक में एकदम एंड में है, लेकिन एक बार पढ़ना ज़रूर। मैं फिर वही कह रही हूँ, पढ़ना ज़रूर। पढ़ने से चोरी नहीं करिएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा काम। तो ये हमारा क्या दिया हुआ है, अतीत में दबे पाँव के लेखक कौन है? ओम थानवी, कुमार गंधर्व, राखल दास बैनर्जी या मनोहर श्याम जोशी। तो सही ऑप्शन है आपका ओम थानवी जी इस चैप्टर के राइटर हैं। उन्होंने ये पूरा हमारे सामने प्रस्तुत किया है। प्रश्न संख्या 2 है, दुनिया के सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। कौन से माने जाते हैं दुनिया के सबसे नियोजित? मतलब जो पूरी तरीके से प्लान करके बनाए गए हैं। ब्राजील, चंडीगढ़, मेसोपोटामिया, मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के मिले 2 शहर मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सबसे पुराने शहर माने जाते हैं। ये देखिए, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, हड़प्पा के ज्यादातर साक्ष्य किसके विकास की भेंट चढ़ गए? जब चैप्टर में आपको पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में 2 जो हैं वो शहर मिले, एक हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा के बहुत सारे साक्ष्य हमें मिले, खुदाई हुई, सब कुछ मिला, लेकिन हड़प्पा का नहीं मिला। इसका क्या कारण था? कृषि विकास के दौरान, सड़क विस्तार के दौरान, रेल लाइन बिछने के दौरान या आवास बनाने के दौरान? तो क्या हुआ, जहां पर हड़प्पा था वहां पर रेल लाइन बिछाई गई, जिसकी वजह से जो हड़प्पा शहर के जो जितने भी अवशेष थे वो सभी डिस्ट्रॉय हो गए। क्योंकि रेलवे ने जब लाइन बिछाई तो उन्होंने इस चीज़ को लेकर ध्यान नहीं दिया कि ये कोई पुरातात्विक साक्ष्य है जिसको संभालने की कोशिश की जाए। उनको अपना काम था, उन्होंने अपना काम किया, जिसकी वजह से ये सारे साक्ष्य जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए। प्रश्न संख्या 4 है, मोहनजोदाड़ो कितने हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है? पूरी सिटी जो है मोहनजोदाड़ो की, उसको वो कितने पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है? 100
100 हेक्टेयर, 200 हेक्टेयर, 300 हेक्टेयर या 400 हेक्टेयर? तो सही ऑप्शन है आपका 200 हेक्टेयर में ये पूरा मोहनजोदाड़ो सिटी फैली हुई है। प्रश्न संख्या 5 है, मोहनजोदाड़ो की आबादी लगभग थी। अब वहां पे जितने भी अवशेष, जितने खंडर मिले, जितने घर मिले, जो कुछ भी मिला, तो वहां के जो पुरातत्ववेत्ता थे जिन्होंने निकाला, जिन्होंने वहां पे सारा अन्वेषण वगैरह किया, उन्होंने जो है एक अनुमान लगाया कि यहाँ पर लगभग इतने लोग रहते होंगे, क्योंकि भाई ये तो बहुत पुरानी है, तो यहाँ सिर्फ अनुमान का काम चल सकता है। तो अनुमान लगाया कितने लोग रहते होंगे, 84,000, 75,000, 85,000 या 80,000? तो सही ऑप्शन है, उन्होंने अंदाजा लगाया कि यहाँ पर 85,000 यानी कि 85,000 लोगों की आबादी रही होगी। प्रश्न संख्या 6 है, मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या है? अब नाम दे दिया हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, भाई उस समय क्या नाम होगा नहीं पता। जो जब इसकी खोज हुई तो लोगों ने इसका नाम रखा, जो आपके इतिहासवेत्ता या पुरातत्ववेत्ता थे उन्होंने नाम रखा। तो किस बेसिस पे रखा इन्होंने, क्या नाम, जो नाम रखा उसका अर्थ क्या है? अब मोहनजोदाड़ो रखा, इसका अर्थ है काली चूड़ियां, मोहन का पूरा, मुर्दों का टीला या कृष्ण का गांव। तो सही रखा, इसका नाम था मुर्दों का टीला। मोहनजोदाड़ो को क्या कहते हैं? मुर्दों का टीला। अब मुर्दों का टीला क्यों कहा गया? क्योंकि भाई ये बहुत समय पहले का है, लोग यहाँ पर थे, मर गए, क्या हुआ कुछ पता नहीं था, इसलिए इसे मुर्दों का टीला नाम दिया गया था। प्रश्न संख्या 7 है, मोहनजोदाड़ो का काल कैसा था? कैसा काल था? ताम्रकाल, पाषाण काल, लौह काल या कांस्य काल? तो ये था आपका ताम्रकाल। ये मैंने पढ़ाते समय भी आपको बताया कि उस समय तक जो है वो कागज का जो है वो निर्माण नहीं हुआ था। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो तांबे के जो शीट्स हैं उन पे लिखा जाता था, या पत्तों से जो है वो बनाया जाता था, पत्तों पे या केले के छिलके, इन सारी चीज़ों पर लिखा जाता था। कागज का निर्माण नहीं हुआ था, इसलिए इसे ताम्रकाल कहा जाता है। ओम थानवी के अनुसार मोहनजोदाड़ो का क्षेत्र निम्न में से किससे मिलता है? पंजाब से, गुजरात से, राजस्थान से या कश्मीर से? अब जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता जहाँ मिली वहाँ बहुत सारा रेगिस्तान है। पहले हम मानते हैं कि पहले ये बहुत हरा भरा क्षेत्र रहा होगा, क्योंकि जो साक्ष्य मिलते हैं उससे पता चलता है कि यहाँ पर बहुत खेती हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं होती है। अब वहाँ पर पूरी तरीके से क्या है, रेत हो गया। तो उन्होंने जो है राजस्थान घूमा हुआ था, तो जब उन्होंने वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने क्या कहते हैं, ओम थानवी को ये लगा कि जैसे हम राजस्थान ही आ गए, जबकि मोहनजोदाड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में है, लेकिन वहाँ की पूरी जो आसपास का माहौल था वो उन्हें राजस्थान जैसा लग रहा था। प्रश्न संख्या 9 है, सिंधु घाटी सभ्यता के कुंड किससे बने हैं? किस चीज से बने हैं? सीमेंट से, मिट्टी से, पक्की ईंटों से या किसी और से? तो ये बने हैं पक्की ईंटों से। वह उस समय पक्की ईंटों से, और उसकी जो चुनाई है वो चिराड़ी वगैरह से करी जाती। सीमेंट उस समय नहीं था, तो उनसे चिनाई की गई थी। बनी वैसे किससे है? पक्की ईंटों से। प्रश्न संख्या 10 है, मोहनजोदाड़ो की मोहरों में किस पशु के चित्र पाए गए हैं? शेर, बकरी, ऊंट या घोड़ा? तो वहां पर मिले हैं शेर के चित्र मिले हैं। मुहर, जो मुहर का मतलब होता है, जैसे हम लोग के आजकल हम लोग के क्या है, कॉइन्स चलते हैं, थोड़े से कॉइन्स हैं, और आपके यहाँ नोट चलते हैं। उस समय नोट नहीं चलते थे, तो वो कॉइन, उनको मुहरे बोला जाता था। ठीक है भाई, कोई काम लिया, ये चीज़ 1 मोहर की है, 2 मोहर की है, इस तरीके से, तो उस पर शेर के चित्र बने हुए थे। विशाल कोठार किस प्रयोग में लाया जाता था? बहुत बड़ा कोठार था, वो किस प्रयोग में लाते थे? सेना के अस्त्र शस्त्र रखने का, कर के रूप में प्राप्त अनाज रखने के लिए, तीर्थयात्रियों व साधुओं के ठहरने के लिए, लगान के हिसाब किताब के बही खाते रखने के लिए? तो सही ऑप्शन क्या है आपका? कर के रूप में प्राप्त अनाज को रखने के लिए। बहुत बड़े बड़े कोठार मतलब आप समझ लीजिए, आजकल अगर आप गांव में जाओगे तो आप देखोगे कि बहुत बड़े बड़े जो हैं स्टोरेज पॉइंट्स बने होते हैं। वो क्या होता है, एक पूरा रूम बना दिया जाता है, और उस रूम में कहीं दरवाज़ा नहीं होता है, वो ऊपर छत से ओपन होता है, ऊपर से ही अनाज डाला जाता है और वहीं से वो निकाला भी जाता है। तो इसी तरीके के कुछ कोठार बने होते हैं। तो वहाँ पर ऊपर जैसे एक होल कर दिया गया छत पे, वहाँ से सारा अनाज डाला गया, और कहीं एक दीवार में या ऐसा कुछ है, एक छोटा सा होल कर दिया, उसको खोलो तो उसमें से अनाज निकलता है, या ऊपर से भी आप निकाल सकते हो। सफाई के लिए इंसान ऊपर से ही
अंदर आता होगा, तो इसको कोठार बोलते हैं। फसलों की ढुलाई किसके द्वारा की जाती थी, मतलब फसलें जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक उसको ढोना बोलते हैं, तो उसको ढुलाई किसके द्वारा की जाती है? बैलगाड़ी, हथ ठेला से, सिर पर रखकर या ऊंटों से। तो सही क्या है? बैलगाड़ी से ले जाया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता साधन संपन्न होने पर भी उसमें भव्यता का आडंबर कैसे नहीं था? हर एक साधन था, पूरी तरीके से प्लान था, लेकिन तब भी आडंबर नहीं था। आडंबर अर्थात दिखावा नहीं था। ये आप कैसे कह सकते हो? वहां भव्य राजप्रासाद और मंदिर नहीं मिले हैं, वहां राजाओं महंतों की समाधियां नहीं मिली हैं, वहां की मूर्ति शिल्प और औजार छोटे हैं, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये सारी ही चीज़ें जो हैं वहाँ पर नहीं मिली हैं। इससे हमें पता चलता है कि वहाँ साधन तो थे मगर दिखावा नहीं था, कि जो चीज़ों के लिए जितनी ज़रूरत है वो उतना ही। भाई कोई इंसान मर गया है तो उसे या तो जला दिया जाता होगा या दफनाया जाता होगा, लेकिन इस तरह की कोई भी समाधियाँ नहीं मिली। बड़े बड़े महल या बड़े बड़े मंदिर भी नहीं मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन। अब हमारे सामने 4 कथन दिए गए हैं, इनको हम पढ़ेंगे और सही कथन हमें बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र पंजाब है, सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र मोहनजोदाड़ो है, सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र सिंध है, सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र हड़प्पा है। अब आप सभी को पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें 2 शहर मिले, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। इसमें हड़प्पा जो है वो काफी हद तक डिस्ट्रॉय हो गया रेल लाइन बिछने के कारण, इसलिए उसके साक्ष्य बहुत कम हमें मिले। सबसे ज्यादा और सबसे अच्छी कंडीशन में हमें मोहनजोदाड़ो मिला है। तो केंद्र क्या हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र मोहनजोदाड़ो है। नेक्स्ट आते हैं, कुंड की सीढ़ियां किस दिशा में उतरती हैं? जो कुंड मिला उसकी सीढ़ियां किस दिशा में अंदर की तरफ उतर रही हैं? उत्तर और दक्षिण, दक्षिण और पूर्व, पूर्व और पश्चिम, उत्तर और पूर्व। तो सही ऑप्शन है इसका उत्तर और दक्षिण, यानी कि नॉर्थ और साउथ साइड में कुंड में सीढ़ियां अंदर उतर रही हैं। कोठार किसके काम आता था? कोठार किस चीज के लिए काम आता था? टैक्स में जो भी अनाज एकत्र किया जाता था उसे रखने के लिए कोठार जो है वो इस्तेमाल में लाया जाता था। सुरक्षा के लिए, धन जमा करने के लिए, अनाज जमा करने के लिए, पानी जमा करने के लिए। तो सही है आपका अनाज जमा करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं, दाढ़ी वाली मूर्ति का नाम क्या रखा गया? जब मोहनजोदाड़ो में खोज हुई तो वहां पर एक मूर्ति मिली जो दाढ़ी वाला आदमी था, उसमें एक आदमी था, उसका दाढ़ी वाला था, तो उसका नाम क्या रखा गया? मुख्य नरेश, धर्म नरेश, याजक नरेश या गौड़ नरेश? तो उसका नाम रखा गया याजक नरेश। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा से प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई है? देखिए, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से जितनी भी चीजें मिली आप सभी को पता है कि वो कहाँ पर है? इस समय पाकिस्तान में है। लेकिन जब इसकी खोज हुई तो उस समय तक भारत पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था। तो जब उसमें से जितनी भी चीजें मिली काफी हद तक जो है वो दिल्ली संग्रहालय में लाकर रख दी गई, और कुछ जो है वो वहीं पर एक संग्रहालय बनाकर, यानी मोहनजोदाड़ो के पास ही एक संग्रहालय बनाकर वहां पर रख दी गई। तो अब आपको बताना है कि जो नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई वो कहां पर है? इस्लामाबाद संग्रहालय, लाहौर संग्रहालय, दिल्ली संग्रहालय या लंदन संग्रहालय? तो इसका सही ऑप्शन है दिल्ली संग्रहालय। मोहनजोदाड़ो की गलियों तथा घरों को देखकर लेखक को किस प्रदेश का ख्याल आया? अब जब वहां के घर और गलियां वगैरह देख रहे हैं और वहां का एटमॉस्फेयर देख रहे हैं तो उन्हें कहां का याद आया था? उन्हें भारत के राजस्थान राज्य का याद आई थी, क्योंकि वहां पर भी उसी तरीके से रेतीला माहौल है जैसा राजस्थान में है। मोहनजोदाड़ो के घरों में टहलते हुए लेखक को किस गांव की याद आई? तो ऑप्शन दिया है कुलधरा, कुलघड़ा, बुलधरा या शुभधरा। तो जब हमारे लेखक वहां पर टहल रहे थे तो उन्हें राजस्थान के एक गांव कुलधरा की याद आई, कि कुलधरा एक ऐसा गांव है जिस गांव को रातों रात लोगों ने खाली कर लिया। उसके दरवाजे और खिड़की निकाल कर ले गए, मगर उनके खंडहर आज भी जस के तस खड़े हुए हैं, वहां पर लोग नहीं रहते, खाली है। तो सेम वही कंडीशन कहाँ है? मोहनजोदाड़ो में है। मोहनजोदाड़ो में भी लोग नहीं है लेकिन सब कुछ वहां पर मौजूद है, इसलिए उसको देखकर उन्हें राजस्थान के कुलधरा गांव की याद आई थी। मोहनजोदाड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीजों की संख्या कितनी थी? अब वहां पर जब खुदाई हुई तो वहां पर पंजीकृत का मतलब पहले समझ लीजिए कि जितनी भी चीजें मिली हर इस चीज को एक नंबर दिया जाता है कि ये इस संख्या का है, ये संख्या का है। तो मतलब एक मार्किंग करना जो है वो पंजीकरण कहलाता है। वो जितनी चीजें मिली वो कितनी थी,
50,000 से अधिक, 20,000 से अधिक, 30,000 से अधिक या 60,000 से अधिक। तो सही ऑप्शन है 50,000 से अधिक पंजीकृत चीजें मिली हैं। खुदाई में से प्राप्त गेहूं का रंग कैसा है? जब वहां पर खुदाई की गई तो पहले जब खुदाई हुई तो ये अंदाजा लगाया गया कि यहाँ पर खेती बाड़ी नहीं होता, क्योंकि उस समय वहां पर रेतीला था। लेकिन जैसे जैसे खुदाई होती गई, कुएं मिले, कुंड मिले, फिर उसके बाद देखा कि वहां पर अनाज भी मिला, तब ये पता चला कि यहाँ पर पहले जब ये सभ्यता थी तो यहाँ पर खेती बाड़ी होती थी। तो वहां पर जो गेहूं मिला, अब इतने सालों तक अगर गेहूं दबा रहेगा तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा। तो वो मिला गेहूं कैसा है? काला है। अजायब घर में तैनात व्यक्ति का नाम क्या है जो वहां पर संग्रहालय बना है? मोहनजोदाड़ो के पास भी एक संग्रहालय बनाया गया है। उस संग्रहालय में जो व्यक्ति तैनात है उसका नाम क्या है? नवाज खान, मोहम्मद खान, अली नवाज या अली बख्तियार? तो सही क्या है? उसका नाम है अली नवाज। लेखक ने सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया है? लेखक ने पूरी सिंधु घाटी सभ्यता देखी, उसकी सुंदरता का पोषण किया। अब वहां पर उन्होंने देखा कि ये पूरा ही जो राज्य है, इसमें जितनी भी चीजें मिली हैं, इसमें किसी तरह का ताकत या डर से जो है अनुशासन स्थापित नहीं किया गया है। यहाँ के लोग अपने आप में बहुत सिविलाइज्ड हैं, बहुत ही डिसिप्लिन थे। तो ये एक तरीके से यहाँ के लोग समझ से सारा राज्य चलाते थे। तो इसको इन्होंने दिया समाज पोषित राज्य था ये। डीके हल्का किसके नाम पर रखा गया है? डीके हल्का नाम रखा गया, किसके नाम पर रखा गया? दया काशीनाथ के, दीक्षित काशीनाथ के, धर्म काशीनाथ के या दयालु काशीनाथ के? तो नाम देखिए क्या है? दीक्षित काशीनाथ, डी के। तो डी मतलब हो गया दीक्षित, के मतलब हो गया काशीनाथ। तो डी के हल्का किसका नाम रहा है? दीक्षित काशीनाथ। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से फल उगाए जाते थे? अब जो मिले हैं, अब वहां पर फल तो मिले नहीं, लेकिन वो सारी चीजें जो हैं वो नक्काशी में उकेरी गई हैं, जिससे अंदाजा लगाया गया है। सेब और संतरे, संतरे और केले, खजूर और अंगूर, खजूर और अमरूद? तो सही ऑप्शन है खजूर और अंगूर उगाए जाते थे, क्योंकि वहां पर जो चीजें मिली हैं वो नक्काशी में मौजूद हैं, इसलिए अंदाजा लगाया गया कि ये सारी चीजें जो हैं उगाई जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में कपास पैदा होती थी, इसका क्या प्रमाण है? कपास होती थी यानी कपास है यानी कि कपड़ा होता था, तो इसका प्रमाण क्या है? कपास के बीज, ऊन, सूती कपड़ा या गर्म कपड़ा? तो इसका सबूत मिला ये कि उनको वहां पर कपड़ा, सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला, जिससे ये अंदाजा लगाया गया कि यहां पर कपास की खेती होती थी। अतीत में दबे पांव नामक पाठ के रचयिता का नाम क्या है? ओम थानवी, मनोहर श्याम जोशी, ओम शानवी या ओम द्विवेदी? तो सही क्या है? ओम थानवी इस पाठ के रचयिता हैं। मोहनजोदाड़ो के सबसे ऊंचे चबूतरे पर क्या विद्यमान है? जो सबसे ऊंचा चबूतरा है उस पर क्या है? मंदिर, बौद्ध स्तूप, राजमहल या विशाल भवन? तो वहां पर मौजूद है बौद्ध स्तूप। एक्चुअली क्या था, ये सभ्यता तो बहुत पहले की थी, फिर बौद्ध, जब भगवान बुद्ध आए तो उसके बाद अब ये सभ्यता डिस्ट्रॉय हो गई, पूरी तरीके से नीचे दब गई। फिर उसके बाद भगवान बुद्ध के निर्वाण के बाद जो है, जब ये बौद्ध स्तूप बनाए जाने लगे तो एक बौद्ध स्तूप वहाँ पे भी बना दिया गया, ऊंचा टीला था उसी पे जाके बना दिया गया। जैसे आप बाकी सब जगह भी अगर बौद्ध धर्म के स्तूप देखेंगे तो ऊपरी जगह पर बने हैं, तो एक ऊंचा टीला देखकर वहाँ बना दिया गया। अब वो बौद्ध स्तूप बन गया, जब डिस्ट्रॉय हुआ तो लोगों ने उसकी जब खोज किया, तब उसके नीचे जो है राखलदास बनर्जी को ये पूरी सभ्यता धीरे धीरे मिलना शुरू हुई थी। तो सबसे ऊंचे टीले पर क्या है? बौद्ध स्तूप। राखलदास बनर्जी कौन थे? शिक्षक, भिक्षुक या पुरातत्ववेत्ता या व्यापारी? तो इसका सही ऑप्शन है वो एक पुरातत्ववेत्ता थे, क्योंकि मोहनजोदाड़ो की खोज उन्होंने ही करी, उनके जरिए ही हमें पता चला कि इतनी बड़ी सभ्यता वहां पर है। तो इस तरीके से हमने इस पूरे पार्ट के फटाफट बहुविकल्पीय प्रश्न कर लिए। अब ये तो कर लिए, लेकिन अभी भी चैप्टर ये खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आपकी इस डेफिनेट सक्सेस पाठशाला के प्लेटफॉर्म पे, वो रहेगा आपका इसी चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड हैं कि पूछे जा सकते हैं। मिलेंगे अगली बार, बाय बाय।